नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज की बात आनंद कलबुर्गी में कर्नाटक में दर्ज एक चौंकाने वाली रिपोर्ट कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार ही 618 फॉर्म में से मात्र 24 सही पाए गए और बाकी 5,994 फर्जी निकले। क्या यह एक स्थानीय विसंगति है या लोकतंत्र में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट हेरफेर की असली झलक? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए उस पर आयोग का बयान और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की टिप्पणी हम सबको जोड़कर देखते हैं। इस वीडियो में प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी चर्चा कर रहे हैं आयोग के बयान की, दर्ज एफआईआर की तिथियों की, सीआईडी की मांग की तकनीकी जानकारी की, स्थानीय पीड़ितों के अनुभव और राजनीतिक निर्धार की। सवाल वही, जिन 5,994 फर्जी फॉर्म भरने वालों के निशान आयोग के पास हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या आप भी स्थानीय स्तर पर किसी ऐसे मामले को जानते हैं? तो निश्चित रूप से नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी के विचार। आज हम फिर इलेक्शन कमीशन की जो जनतंत्र विरोधी भूमिका है उस पर बात करेंगे। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उन आरोपों के बारे में इलेक्शन कमीशन ने एक बयान दिया और वो बयान ये है कि जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो आज तक ने जो रिपोर्ट छापी है, आयोग के सूत्रों ने बताया कि रिकॉर्ड के मुताबिक कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 21 फरवरी 2023 को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए 46 अलंद विधानसभा क्षेत्र से जुड़े फर्जी आवेदनों पर एफआईआर दर्ज कराई थी। ईआरओ को फॉर्म 7 में 6,018 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 24 सही पाए गए, जबकि 5,994 आवेदन फर्जी निकले। इन फर्जी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने बताया कि एफआईआर इसकी संख्या दी है उन्होंने, अलंद पुलिस स्टेशन कलबुर्गी जिले में 21 फरवरी 2023 को दर्ज की गई थी। इसके अलावा 6 सितंबर 2023 को उपलब्ध सभी जानकारी एसपी कलबुर्गी को सौंप दी गई थी। इसमें आपत्तिकर्ताओं का नाम, ईपीआईसी नंबर, मोबाइल नंबर, आईटी माध्यम, आईपी एड्रेस, फॉर्म जमा करने का समय और तारीख और लॉगिन डिटेल्स तक साझा की गई थी। और ये जो बयान है, ये बयान अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। पहली चीज तो यह है कि खुद इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है कि 5,994 आवेदन फर्जी निकले। हम जानना चाहते हैं कि फर्जी आवेदनों को करने वालों के खिलाफ में इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्शन लिया। राहुल गांधी को तो वो आए दिन धमकी देते रहते हैं, लेकिन जिन्होंने फर्जी आवेदन किए थे, क्या उनको पकड़ा गया? क्या उनको जेल में डाला गया? उनकी गिरफ्तारी हुई किसी की? क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? इस पूरे प्रसंग में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, जिस पर कि इलेक्शन कमीशन कायदे से बोल नहीं रहा है, असल में ये राहुल गांधी के मसला उठाए जाने के पहले दैनिक हिंदू ने ये खबर छापी और दैनिक हिंदू में 8 सितंबर 2025 को ये खबर छपी। और दैनिक हिंदू ने जो अपनी खबर छापी थी उसमें वो खबर पूरी बताने लायक है, बहुत जरूरी है। खबर यह कि अलंग क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता अशोक कुमार, ये बदला हुआ नाम है, को उस समय गहरा सदमा लगा जब उनकी बहन, जो एक बेलवाड़ी टीचर्स और लेवल ऑफिसर बीएलओ हैं, ने अपने परिवार के कई सिद्धांतों को हटाने के लिए या नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 आवेदन किया, जिसमें दावा किया गया कि वे 2023 की शुरुआत में स्थानांतरित हो गए हैं।
ये अशोक कुमार कहते हैं कि मेरी बहन ने मुझे इन आवेदनों के बारे में बताया, मेरे परिवार के कई लोगों ने इसे हटाने की कोशिश की थी, अब हम अपने गांव में नहीं रहते हैं, जो वो झूठ बोलती है। ये आवेदन हमारे गांव की एक महिला का नाम था जिसने दावा किया था कि उसने ऐसा कोई आवेदन नहीं किया था। उन्होंने एक मतलब उसमें से एक ने हिंदू से के संवाददाता से कहा कि उनके छोटे से गांव से वोट निकालने के लिए कुल 47 फॉर्म 7 के आवेदन आए थे। अब ये जो शिकायत है, ये सबसे पहले दैनिक हिंदू ने ये शिकायत छापी। समस्या इससे गहरी है। समस्या यह है कि जब ये बात सबसे पहले आई सामने, तो इलेक्शन कमीशन का तो क्विक रेस्पॉन्स नहीं आया दैनिक हिंदू में जब ये छापी, लेकिन राहुल गांधी ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इलेक्शन कमीशन जागा। सच्चाई क्या है वो अभी हम देखेंगे। इसी संदर्भ में जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उनका जो बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण बयान है। सिद्धारमैया साधारण नेता नहीं है, वो कांग्रेस के ही नहीं, हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के असाधारण मुख्यमंत्री। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए और वो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि ये जो कलबुर्गी जिले के आलंद में जो वोटर लिस्ट से नाम हटाने वाली जो घटना जिसका कि जिक्र राहुल गांधी ने किया है, उस पर सिद्धारमैया ने कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि मतदाता सूची में हेरफेर करने और नागरिकों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित करने की एक बड़ी साजिश की झलक मात्र है। सिद्धारमैया ने एक तर्क यह भी दिया कि आलंद का मामला कोई स्थानीय शरारत नहीं है कि स्थानीय तौर पर किसी ने किया हो। बल्कि ये वोट चोरी की व्यवस्थित और केंद्रीकृत जो प्रयास चल रहे हैं, सेंट्रलाइज जो एक तरह से मुहिम चल रही है, उसका हिस्सा है जिससे कि लोकतंत्र को तहस नहस किया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि फरवरी 2022 और फरवरी 2023 के बीच आलंद विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई के ऐप्स के माध्यम से 6018 फॉर्म 7 आवेदन जमा किए गए थे। जांच करने पर केवल 24 आवेदन ही असली निकले, जबकि शेष 5994 फर्जी थे। उन्होंने कहा कि चुनी हुई मतदाता जानकारी, फर्जी लॉगिन और कर्नाटक के बाहर के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल आवेदकों को ठगने के लिए किया गया। पूरे परिवारों को बिना उनकी जानकारी के नाम हटाने के लिए निशाना बनाया गया। और जब ये मामला सामने आया तो इसकी एफआईआर हुई, सीआईडी ने जांच शुरू की। दिलचस्प बात है जो कि मुख्यमंत्री ने कही है, जो कि इलेक्शन कमीशन के मुखिया के द्वारा दिए गए वक्तव्य की एकदम अपोजिट है। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रासंगिक डेटा साझा करने से इनकार कर दिया है, जबकि कर्नाटक सीआईडी से बार बार तकनीकी विवरण मांगे गए थे। ये जो राहुल गांधी ने कहा कि 18 महीने में 18 चिट्ठियां लिखी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, तो वे जो विवरण मांगे गए थे उसमें गंतव्य आईपी, डिवाइस पोर्ट और ओटीपी ट्रेल्स, ये तीनों चीजें शामिल हैं। और ये चिन्हित करने के लिए, पहचानने के लिए आवश्यक है कि ऑपरेशन कहां से चलाया गया था, इसके पीछे कौन था। लेकिन ये तीनों चीजें इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड नहीं की।
सिद्धारमैया ने बहुत ही गंभीर बात कही है कि इन विशिष्ट मांगों पर ध्यान देने की बजाय आयोग ने आरोपों को गलत और निराधार बताकर खारिज कर दिया है और दावा किया है कि उचित प्रक्रिया के बिना कोई भी जानकारी हटाई नहीं जा सकती। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि 18 बार याद दिलाने के बावजूद, जो कि सीआईडी ने 18 चिट्ठियां लिखी हैं, महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य क्यों रोके गए हैं। जो डिजिटल प्रमाण है वो अभी भी मुख्य चुनाव आयुक्त के पास हैं। इसे और कोई नहीं कह रहा, कर्नाटक का मुख्यमंत्री कह रहा है। और ये एक तरह से राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया उसकी वो पुष्टि करते हैं। सो ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो दावा किया है कि हमने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, ये एकदम झूठ है। एक अन्य चीज जिस पर के कायदे से सोचने की जरूरत है वो ये कि ये जो पूरा का पूरा प्रसंग है, ये पूरा का पूरा प्रसंग वोट चोरी का जो ग्रांड डिजाइन जो चल रहा है पूरे देश में, उसका हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन और ये जो भाड़े का मीडिया है, जो कि एक तरह से सरकारी गैंग की तरह काम करता है, वो डेमोक्रेसी के हनन में एकदम एक्टिव है। सवाल यह है कि जब इलेक्शन कमीशन को मालूम है कि 5,994 आवेदन फर्जी थे, तो उन 5,994 फर्जी आवेदन करने वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उनकी खोजबीन का काम भारत सरकार ने क्यों नहीं किया? यह बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं से ये डिमांड आए या ना आए, लेकिन आपको तो ये पता चल चुका है कि ये फर्जी आवेदन थे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन फर्जी आवेदन करने वालों को आप पकड़ें, चिन्हित करें, पब्लिक भी दिखाएं। आप एक दुनिया से आतंकवादी को पकड़ते हैं, भूल से किसी को गोली मार देते हैं जो कि एकदम निर्दोष व्यक्ति होता है, तब भी आप उसका प्रदर्शन करते हैं। और आपके सिस्टम में 5,994 फर्जी आवेदन कर दे कोई, आप उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लेते। और कहने के लिए आप संवैधानिक संस्थाएं, और आप सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि हमारे काम में दखल मत दीजिएगा, हम अपना काम हम ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। सवाल यह है कि धोखाधड़ी को, ये जो फर्जी आवेदन जिन्होंने किए थे, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? किसने रोका था केंद्र सरकार में इस फर्जी गिरफ्तारी आवेदन करने वालों को गिरफ्तार करने से? इलेक्शन कमीशन के सामने कौन सी मुश्किल है जिसके कारण फर्जी आवेदनकर्ताओं को पकड़ा नहीं गया? $5,994 फर्जी आवेदन जिन लोगों ने किए, उनमें से एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया। कमाल है। लोकतंत्र की रक्षा होगी इससे? चाहे जिसके वोट काट दे, चाहे जिसका नुकसान कर दे, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास में ऊपर से निर्देश है, मुंह बंद करके रखो और हमें मैनिपुलेट करने दो। वोट चोरी का संगठित प्रयास जब हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन की यह भूमिका बनती है कि वह वोट चोरी करने वालों को एक्सपोज करे, न कि उनको संरक्षण दे। और यह जो मसला है, अगर इलेक्शन कमीशन की बात मानी जाए तो 5,994 जो लोग हैं जिन्होंने फर्जी आवेदन किए, उनमें से एक भी आवेदनकर्ता को जो अपराध किया है उसने, उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और यह गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। कर्नाटक की सीआईडी को उन्होंने जो टेक्निकल डिटेल्स सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के लिए मांगे थे, वो डिटेल्स अभी तक इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड नहीं किए, जो कि इलेक्शन कमीशन के पास हैं। इसका मतलब यह कि इलेक्शन कमीशन इस पूरी साठगांठ को या तो जानता है या उसमें शामिल है, या वो जानबूझ के संरक्षण का काम कर रहा है।
इलेक्शन कमीशन को अपनी इस प्रसंग में छवि साफ करने के लिए 5,994 फर्जी आवेदनकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार करने की व्यवस्था करनी चाहिए। भारत की सेना लगाओ, पुलिस लगाओ, पूरा सिस्टम लगाओ, आरएसएस के कार्यकर्ता लगाओ, घर घर जाते हैं, पता करें ये फर्जी आवेदनकर्ता कौन थे। आपको आश्चर्य नहीं लगता कि इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद इतनी पुलिस, पूरे के पूरे केंद्र सरकार का समर्थन, और इसके बावजूद फर्जी आवेदनकर्ताओं को इलेक्शन कमीशन खोज न पाए, उनके खिलाफ में एक्शन न ले पाए, उनकी गिरफ्तारी न कर पाए। इससे पता चलता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। हम फिर मांग करते हैं कि वे 5,994 जो फर्जी आवेदन पाए गए उनके आवेदनकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनको एक्सपोज करके उनके सारे डिटेल्स पब्लिक में लाए जाने चाहिए। खाली हम बता देंगे कि कौन से फर्जी थे, हम इसके आगे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे आप? कल कोई अगर किसी की हत्या कर जाए तो आप हत्यारे को खोजेंगे नहीं कि हमने बता दिया है खाली कि हत्या करके गया था एक आदमी, लेकिन हमें मालूम नहीं है। वोटर लिस्ट से नाम काटना हत्या के अपराध से भी ज्यादा संगीन अपराध है और ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। इलेक्शन कमीशन को 5,994 फर्जी आवेदन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। जिन लोगों ने फर्जी आवेदन किए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी होगी। बिना इसके इलेक्शन कमीशन की प्रतिष्ठा, जो कि अब धीरे 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 रसातल की ओर जा रही है, वो बचने वाली नहीं है। फिलहाल इतना ही।